हाँ जी, तो गाइस ये रही हमारी लर्निंग असेसमेंट नंबर 2.6, जिसमें वो कहता है कि आपने मुझे इन दोनों शेप्स में से आई एक्स की वैल्यू निकाल के देनी है। तो ये दो फिगर्स हैं हमारे पास। देखें स्टूडेंट, सीधी सी बात है यार, इनमें केसीएल ही चलेगा, यानी कि हम नोड को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर केसीएल अप्लाई कर देंगे। जिन बच्चों को नोड का और केसीएल का नहीं पता वो जाके हमारी कंसेप्चुअल वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है जी। तो नोड उस पॉइंट को कहा जाता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर आके अटैच हो। सबसे पहले हमारा काम होता है केसीएल लगाने से पहले का नोड को आइडेंटिफाई करना। तो सबसे पहले हम इस शेप को हल करेंगे, फिर इस शेप को, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये एक ऐसा पॉइंट नज़र आ रहा है जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच है, इस करंट सोर्स की, इस करंट सोर्स की और इस रेजिस्टर की वायर अटैच है। तो ये नोड 1 हो गया। इसी तरह से ये नीचे भी एक नोड है, नोड 2, जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर आके अटैच बनती है। वैसे ही बनती है, मतलब कि एक रेजिस्टर और दो करंट सोर्स। तो लिहाजा किसी भी एक नोड पे आप केसीएल अप्लाई कर दो। आपने लिखना अप्लाई केसीएल एट नोड 1। हम नोड 1 पे केसीएल अप्लाई करते हैं। ये नोड 1 है हमारा, ठीक है। तो केसीएल कहता था द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट की, यानी जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव करता है, ये आपस में बराबर होते हैं। ये केसीएल का कहना था। तो देखो इस नोड के अंदर सिर्फ एक करंट एंटर कर रही है जो कि 44 मिली एम्पेयर है। तो ये आ गई हमारे पास एंटरिंग करंट, बाकी दोनों बाहर जा रही हैं, ये लिविंग करंट है। इनको इज इक्वल टू की दूसरी जानिब पे लिखेंगे जैसा कि उसकी डेफिनेशन दी, द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ लिविंग करंट्स। तो दो लीव कर रही हैं, दोनों का सम इस जानिब आ जाएगा, आई एक्स प्लस 10 आई एक्स। आई एक्स ही तो हमने फाइंड आउट करना है। तो देखो आई एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, यहाँ पे बन रहा है 11 आई एक्स। 11 जो है इधर आके 44 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 44 डिवाइडेड बाई 11, और आई एक्स उधर ही रह जाएगा, ठीक है। तो आई एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 44 ओवर 11, साथ में मिली भी है इसके, तो ये आ जाएगा अपने पास 4 मिली एम्पेयर। तो ये फर्स्ट वाली शेप हमारी हल हो गई। अब सेकंड शेप बच्चों, हमारे पास कई किस्म के नोड होते हैं। नोड की भी टाइप्स होती हैं। सरफेस नोड होता है, हायर नोड होता है, उसके बाद बाइनरी नोड होता है। तो सरफेस नोड कह लो सबकी इजाद की माँ है, जो सबसे बड़ा नोड होता है, ठीक है। वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट जब क्रिटिकल क्वेश्चंस आएंगे तब आपको देखने को मिलेगा अपना सरफेस नोड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमने पहले नोड आइडेंटिफाई करना है। तो ये एक यहाँ पे वैसे देखा जाए ना ओवरऑल इस शेप को, तो आपको सरफेस नोड लगाना मुझे सिखाना चाहिए, क्योंकि इसको यार वैसे हल आपको करवाऊंगा, फिर आप उसको हल करके ज़रा फंसोगे। तो यार मेरा दिल है चलो यार अभी स्मॉल हायर नोड से ही काम चलाते हैं। ये देखो, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच होती है, दो, एक इस रजिस्टर की, एक इस करंट सोर्स की और एक आगे वाले कनेक्शन की। यहाँ पे आके वायर अटैच है 1, ये नोड 1 हो गया। इसी तरह से ये नोड 2 हो गया। यहाँ पे भी देखो इस करंट सोर्स की, इस रजिस्टर की वायर अटैच है और इस सिस्टम की आके वायर अटैच हो रही है। इसी तरह से नीचे भी दो नोड बन जाएंगे, ठीक है। ये वाला नोड इन सिस्टम का हो गया और ये वाला नोड इन दो सिस्टम्स का हो गया। तो देखो बच्चों, सीधी सी बात है, ज़रा यहाँ पे ना अब हम यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। देखो किस तरह से कि अगर मैं नोड 1 पे केसीएल अप्लाई करूं तो केसीएल का मतलब होता है कि उस नोड के क्रॉस जितनी भी वायर्स आ रही हैं उन सब वायर्स की हमें करंट का पता होना चाहिए, मतलब कि उनमें क्या करंट फ्लो कर रहा है। तो देखो अगर मैं नोड 1 पे केसीएल अप्लाई करता हूं तो मुझे ये तो पता है इस वायर में 10 आई एक्स फ्लो कर रहा है और इसमें आई एक्स फ्लो कर रहा है, मतलब इस वायर का करंट मुझे नहीं पता इसमें क्या फ्लो कर रहा है। तो मुझे इस वायर के करंट को पहले मालूम करना पड़ेगा। दिस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ दीज क्वेश्चंस, ठीक है। तो लिहाजा अगर नोड 2 की बात करें तो नोड 2 के घेरे में भी तीन वायर्स आ जाती हैं, एक ये और एक ये। नीचे वाले का भी यही सिस्टम है। आपके पास एक ही चॉइस होती है, या ऊपर वाले नोड्स हल कर लो या नीचे वाले नोड हल कर लो, बात वही होती है, ठीक है। तो मैं ज़्यादातर जो है ना वैल्यू ऊपर वाले नोड्स को ही देता हूँ, कंडीशन के अकॉर्डिंग भी कई दफ़ा चलना पड़ता है। तो देखो बच्चों, ये नोड 1 और नोड 2 ज़रा गौर से देखना। अगर मैं नोड 2 की ये जो तीसरी वायर है इसकी वैल्यू मालूम कर लूँ कोई एक वेरिएबल रख के, यानी कि मैं कोई भी एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उसकी डायरेक्शन भी मैं अपनी मर्ज़ी से ले सकता हूँ। तो चले मैं उसकी डायरेक्शन ले लेता हूँ कुछ इस तरह से। मैंने डायरेक्शन अपनी मर्जी से रखनी है और उस वेरिएबल को कोई भी नाम दे दो, आई नाम मैंने दे दिया। अब वो वेरिएबल करंट है ना, क्योंकि करंट ही तो फ्लो कर रहा है वायर्स में। तो अगर मैं नोड 1 के थ्रू आई एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मुझे पहले इस आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो वो कैसे कैलकुलेट होगी, देखो नोड 2 की मदद से, क्योंकि नोड 2 एक वाहिद ऐसा नोड नज़र आ रहा है कि उसके घेरे में जितनी वायर्स आ रही हैं उसमें सिर्फ एक वायर की जो करंट है वो वेरिएबल है, बाकी दोनों जो वायर्स हैं उनकी मुझे वैल्यू मालूम है, उनमें जो करंट फ्लो कर रहा है। तो चलो अप्लाई करते हैं केसीएल नोड 2 पे। तो केसीएल अप्लाई किया नोड 2 पे पहले। तो देखो इसमें सम ऑफ एंटरिंग करंट्स, यानी कौन कौन सी करंट एंटर कर रही है, आई भी एंटर कर रही है, 12 मिली भी एंटर कर रही है। तो ये आ जाएगा आई प्लस 12 मिली।
इज इक्वल टू, ये लीव कर रही है तो 120 मिली इस साइड पे आ गया। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आई की वैल्यू हमें मिल जाएगी, क्या आएगी देखो 120 मिली में से आके 12 माइनस हो जाएगा, तो 120 में से 12 माइनस करें तो कितना आता है 108। ये वैल्यू आ गई हमारे पास आई की। अब मुझे देखो आई के घेरे में जो वायर्स आ रही हैं वो एक ये वाली वायर है, एक ये और एक ये। अब देखा जाए तो 10IX और IX यानी कि इसमें भी जो दो वायर हैं उनका मुझे मतलब कि नहीं पता उनमें कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, उसकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन वो करंट सेम है, IX है ये भी IX है। तो इसका मतलब मैं इक्वेशन बनाऊं अगर नोड 1 के ऊपर KCL अप्लाई करके तो वो हल हो जाएगी, मुझे मसला नहीं आएगा। इस वजह से मैं नोड 1 पे KCL अप्लाई कर दूंगा। तो देखो इसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी करंट एंटरिंग है, सिर्फ एक करंट एंटर कर रही है 10IX, बाकी दोनों बाहर जा रही हैं, लीव कर रही हैं, IB और IX भी। तो ये इस साइड पे द सम ऑफ लीविंग करंट्स आ गया, ठीक है। अब देखो बच्चों सीधी सी बात है, मुझे IX की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या होगा जी नेक्स्ट स्टेप में, देखो IX उधर जाके 10IX में से माइनस हो जाएगा, 10IX माइनस IX कितना बनता है 9IX। तो 9IX इज इक्वल टू आई की क्या वैल्यू है वो मैं पुट कर दूंगा इस साइड पे 108 मिली। तो देखो इधर भी मैंने 9 से डिवाइड कर दिया, उधर भी 9 से डिवाइड कर दिया, ये 9 इधर से कैंसिल हो गया, मतलब ऐसा ही हुआ है कि 9 इधर से इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर आके डिवाइड हो गया। तो 9 12 बार होता है अपना 108, तो ये आ जाएगा 12 मिली एम्पेयर, यानी कि अपने IX की वैल्यू आई है दूसरी शेप में 12 मिली एम्पेयर। तो ये दोनों हल हो चुके हैं, तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। हमारे पास क्या है जी, इसमें 4 मिली एम्पेयर वैल्यू आई है और इस क्वेश्चन यानी इस शेप के अंदर मेरे पास IX की वैल्यू आई है 12 मिली एम्पेयर।